हेलो दोस्तों। नमस्कार। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी हमारी अच्छी लगती है तो दोस्तों सीक्रेट घर जमाई को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और यार एक लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग पूरी कहानी 1 घंटे का एपिसोड सुनते हैं लेकिन एक लाइक नहीं करते। ऐसा मत किया करो, एक लाइक जरूर से जरूर किया करो। दोस्तों चलिए आज के 155वें एपिसोड में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। सामने बैठा अधेड़ उम्र का आदमी पीला पड़ गया था। उसके माथे से काली गैस निकल रही थी, लेकिन उसका दृढ़ और कोड़िए चेहरा बता रहा था कि जवानी में वो कितना हैंडसम था। बस उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे, साफ था कि वो बुरी तरह से घायल हो गया था। ये पीला आदमी कोई और नहीं बल्कि फायर एम्पर सेक्ट का सेक्ट मास्टर हरिराज था, और ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को नीची नजरों से देखता था। उस पर पहले भी अनकन्वेंशनल शैतानों ने चुपके से हमला किया और इसलिए वो बुरी तरह से घायल हो गया था। अब उसकी जिंदगी के कुछ दिन बचे थे। शिवांगी और एक युवक के साथ आते देखकर हरिराज का चेहरा बदल गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेटी इतनी घमंडी थी कि वो सभी को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेती थी। फायर एम्पर सेक्ट में शिवांगी कभी भी पुरुष के साथ नहीं रही थी। किसी को भी उसकी नजर पड़ने पर सम्मान नहीं मिला था, लेकिन अब उसकी बेटी अचानक एक युवक के सामने आ गई, जिससे हरिराज हैरान रह गया। और यह आदमी कौन था? शिवांगी ने उसके पास जाकर कहा, पापा, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। हरिराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव किया था। हरिराज ने शिवांगी की तरफ देखकर उलझन भरी नजर से पूछा, शिवांगी, पहला एल्डर कहाँ है? शिवांगी ने समर की तरफ इशारा करके कहा, पापा, उसे समर ने मार डाला, जो अभी भी पास में खड़ा था। उसकी बात सुनकर एक झटके के साथ हरिराज के चेहरे के भाव बदल गए। अगर उसकी बेटी उसे बचाने आई तब भी उसे ज्यादा सदमा नहीं लगता, लेकिन अब वो पहले एल्डर की मौत से सदमे में था। हरिराज को निश्चित रूप से पता था कि पहला एल्डर कितना पावरफुल था, और ये देखते हुए समर जो उसके सामने खड़ा था केवल एक सच्चे किंगडम के फर्स्ट स्टेज का फाइटर था। इसलिए उसे समझ नहीं आया कि उसने एल्डर को कैसे मारा। शिवांगी ने जब देखा कि फायर एम्पर सेक्ट के सेक्ट मास्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो उसे यकीन दिलवाने की कोशिश करते हुए उसने कहा, पापा, ये सच है, पहले एल्डर को समर ने ही मारा है। शिवांगी की बात सुनकर हरिराज ने समर के आगे झुककर सम्मान पूर्वक कहा, समर, फायर एम्परर सेक्ट की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जानता था कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए जब उसने कहा कि समर ने उसको मार दिया है तो उसे सच मानना पड़ा। समर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा, सेक्ट मास्टर, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। मिस शिवांगी और मैं दोस्त हैं, और एक दोस्त दूसरे की तो दोस्त की मदद करता है। जब समर बात कर रहा था तो हरिराज ने अचानक खांसते हुए मुंह से खून उगल दिया। उनका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि माथे के चारों तरफ बड़ी सी काली गैस इकट्ठा होने लगी थी। उनके हालात देखकर शिवांगी का चेहरा बदल गया। उसने डरते हुए धीरे से कहा, यह भयानक है, पापा के शरीर से शैतानी एनर्जी फिर से बाहर आ रही है। समर और शिवांगी ने जल्दी से जेल का दरवाजा खोला और हरिराज को जेल से बाहर निकाल लिया। अभी उनका वहां रुकना समझदारी नहीं थी, क्योंकि जेल में अंधेरा और नमी उसकी हालत और भी खराब हो जाती। हरिराज पर पिशाच सेक्ट के अनकन्वेंशनल शैतानों ने हमला किया था, और उसके शरीर में बदल शैतानी एनर्जी थी जिसने उनके आंतरिक अंगों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। समर हरिराज की नाड़ी जांची। उसने देखा कि नाड़ी कमजोर है और बहुत धीमी धड़क रही है। शिवांगी के मोहक चेहरे पर चिंता की झलक आ गई। उसकी आंखों में कोने के आंसू की झलक थी। उसने सीधे समर से कहा, समर, मेरे पापा कैसे हैं? समर ने बोहें चढ़ाकर कहा, उनके इंटरनल ऑर्गन्स शैतानी एनर्जी से नष्ट हो गए और बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मुझे उनकी जान बचाने के लिए जल्दी से जीवन बढ़ाने वाला अमृत बनाना होगा। शिवांगी ने चिंतित भाव में कहा, तो फिर समर, प्लीज जल्दी करो और जीवन अमृत बना लो। यह मामला उसके पिता के जीवन के से जुड़ा था। समर ने उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है मिस शिवांगी, आप अभी इनको फायर एम्पर सेक्ट ले जाइए। मैं पिशाच सेक्ट के साथ निपटने के बाद फायर एम्पर सेक्ट आ जाऊंगा और वहां जीवन बढ़ाने वाला अमृत बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके पापा को बचाकर मानूंगा। असल में जब समर पिशाच व्यू रचना के साथ निपट रहा था, तभी उसने देखा कि फायर एम्पर सेक्ट के पहले एल्डर ने पिशाच सेक्ट और तलवार मंडप के साथ मिलकर शिवांगी और उसके पापा को पिशाच सेक्ट के अंडरग्राउंड एरिया में बंद कर दिया था।
इसलिए समर ने पहले शिवांगी को बचाने का फैसला किया और फिर पिशाच सेक्ट के साथ निपटेगा। इसलिए उसने फायर एम्प्रेस सेक्ट के पहले एल्डर और तलवार मंडप के लोगों को मार गिराया। शिवांगी और उसके पापा को बचा लिया। समर की बात से सहमत होगा शिवांगी भी अपने पापा को लेकर फायर एम्प्रेस सेक्ट वापस चली गई। समर कियारा फायर पर बैठ फायर दानव किंग ने साथ मिलकर पिशाच सेक्ट के सेक्ट मास्टर देवराज से निपटने के बाद वापस ऊपर चला गया। वहीं समर की ताकत देखकर देवराज पीला पड़ गया था। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी। उसने हैरान होकर कहा, ये जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो फिंगर तकनीक कौन सी है? आपने मेरे पिशाच व्यू रचना को कैसे तोड़ा था? जब समर ने पिशाच व्यू रचना को तोड़ा था, अब तक देवराज सदमे में था और उनको संभलने का टाइम चाहिए था। इसलिए जब समर फायर सेक्ट के एम्परर के साथ निपट रहा था, तब देवराज को भी संभलने का टाइम मिल गया था। ये सर्वविवादित था कि पिशाच व्यू रचना अत्यंत पावरफुल था और इस व्यू रचना में कई सच्चे आत्म किंगडम टॉप स्टेज के फाइटर्स को मार डाला था। ये एक बहुत ही फेमस सुपर क्लास की रचना थी, लेकिन समर ने इसे केवल एक उंगली से हरा दिया था। समर ने अपना सिर हिलाकर हल्के से कहा, यह कॉन्करर फिंगर है। कॉन्करर फिंगर का नाम सुनते ही देवराज के चेहरे के भाव बदल गए। इस नाम को उसने 15 साल पहले की याद दिला दी। कॉन्करर फिंगर कॉन्करर द्वारा इस्तेमाल करने वाली तकनीक थी, जो भारद्वाज परिवार के थर्ड यंग मास्टर, एक ऐसे फाइटर जिन्होंने इंडिया में अनगिनत फाइटर्स को हराकर अपनी धाक जमाई थी। कॉन्करर इंडिया के एंशिएंट पक्ष में फेमस था, अनकन्वेंशनल और राक्षसी पावर के बीच कुख्यात था। ये सभी उससे डरते थे क्योंकि उनसे कई पावरफुल थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज द्वारा मारे जा चुके थे। देवराज का चेहरा संदेह से निशान से काला पड़ गया। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारे और भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर के बीच क्या रिश्ता है? समर ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, ग्रेट कॉन्करर मेरे पापा हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो? समर की बात सुनकर देवराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा ये युवक कॉन्करर का बेटा निकलेगा। इस पॉइंट पर देवराज को आखिरकार समझ आ गया कि समर इतना घमंडी और तनाशाह क्यों था। यह वंशानुगत था। उसे कॉन्करर के प्रभुत्वशाली गुण विरासत में मिले थे। वो किसी का सम्मान नहीं करता था। तभी इस समय फायर दानव किंग ने उनके बीच में बोलकर कहा, समर, देवराज 15 साल पहले कॉन्करर का दुश्मन था, लेकिन अब वो तुम्हारे पापा से हार गया था। ओह, समर ने जवाब दिया। उसे अभी भी पता चला कि देवराज अभी उसके पिता का दुश्मन था। समर के चेहरे पर तुरंत एक खतरनाक किलिंग इंटेंट उभर आया। देवराज उसके पापा का दुश्मन था और उसका भी। इसलिए समर ने सोच लिया कि आज तो उसको मार कर रहेगा। समर ने गंदी लहजे में ठंडे स्वर में कहा, देवराज, क्या तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई और तरीका है? जल्दी से उनका उपयोग कर लो, वरना तुम्हारे पास ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। देवराज ने घमंड के साथ उसकी बात का जवाब देकर कहा, समर, सिर्फ इसलिए कि तुम ग्रेट कॉन्करर के बेटे हो, तुम अजय नहीं हो जाते। हमारा पिशाच सेक्ट एक हाई क्लास पावर है। हमारी पावर तुम्हारी कल्पना से भी परे है। उसकी बात सुनकर समर ने गुस्से में ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो और अपने आप का अच्छा पता निकालो। मेरा लक्ष्य आज तुम्हारे पिशाच सेक्ट को खत्म करना है। जितना समय ले सकते हो बचाना है तो बचा लो। देवराज ने मुस्कुराकर ठंडी आवाज में कहा, समर, तुम पागल हो। तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक सुपर क्लास अनकन्वेंशनल गुट होने के नाते देवराज के पास अपने तुरुप के पत्ते थे, वरना पिशाच सेक्ट मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अनकन्वेंशनल पक्ष में सबसे मजबूत सेक्ट नहीं रह पाता। समर इतना बेकाबू भी हो रहा था कि उसने अपने पत्ते दिखाने का फैसला कर लिया था। देवराज ने अपनी बाहों से एक लाल जड स्लिप निकाली। अपने तर्जने उंगली पर एक चीरा लगाया और उस पर खून की एक बूंद गिरा दी। लाल जड़ स्लिप अचानक चमक उठी, पिशाच सेक्ट की गहराइयों में उड़ गई। पिशाच सेक्ट का सेक्ट गुरु देवराज ने अपने रक्तसार का इस्तेमाल करके कुलपति को बुलाने के लिए ऑर्डर दे लिया था। देवराज जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा पवित्र हो गया था। उसने ब्लड मून पर्वत के सामने जोर से अपने इरादे अनाउंस किए। ब्लड मून पर्वत की गहराई से एक गर्जनापूर्ण ध्वनि गूंज उठी। चट्टाने और पर गिनत पर्वत पहाड़ी से लुढ़कर एक धमाके के साथ नीचे गिरे। एक रक्त रंजित पहाड़ी हवा में उड़ गई। यह एक बुजुर्ग, एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसकी उम्र कम से कम 100 साल की थी। उसके बाल, दाढ़ी, रोए लाल थे। इस बूढ़े आदमी से एक पावरफुल आभा निकल रही थी। यह आभा इतनी प्रबल और जबरदस्त थी कि इसने पहाड़ के आसपास के सभी जीवों को एक विशाल पावर से दबा दिया था।
उस आदमी के पावरफुल आभा को महसूस करते हुए समर के चेहरे के भाव बदल गए। वो थोड़ा हैरान लगने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पिशाच सेक्ट के कुलपति सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के हाफ स्टेज से आगे ले चुका होगा। सच्चे आत्म किंगडम के लेवल का ऊपर सांसारिक आत्म किंगडम लेवल था। समर अब सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज में था और उसकी कॉन्करर फिंगर तकनीक सच्चे आत्म किंगडम लेवल में अजय थी। हालांकि उसने केवल फर्स्ट तकनीक सीखी थी, इसलिए सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के फाइटर्स का सामना करने के बात यह बेकार थी। तभी पिशाच सेट के कुलपति ने देवराज की तरफ देखा और उसे ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुमने मुझे बुलाया है? सामान्य परिस्थितियों में पिशाच सेट के कुलपति साधना के लिए ब्लड मून पर्वत की गहराई में एकांतवास में रहते। वो एक पावरफुल अनकन्वेंशनल साधना तकनीक की प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ बहुत जरूरी बात होने पर ही कभी प्रकट होते थे। इस प्रकार देवराज द्वारा बुलाए जाने के बाद उनके असंतोष को समझा जा सकता था। देवराज ने जमीन पर घुटने टेक दिए, अपने कुलपति के सामने सम्मानपूर्वक रिक्वेस्ट करते हुए बोला, कुलपति, ये समर आज पिशाच सेक्ट को खत्म करना चाहता है। प्लीज कुलपति, इसे मार डालिए। हालांकि देवराज पिशाच सेक्ट का सेक्ट मास्टर था, अनगिनत लोगों द्वारा उसका सम्मान और पूजा की जाती थी, फिर भी पिशाच सेक्ट के कुलपति के सामने उसे घुटने टेकने पड़े, क्योंकि पिशाच सेक्ट के भीतर पिशाच सेक्ट का कुलपति सबसे बड़ा इंसान था। तभी कुलपति ने उसका मजाक उड़ाकर कहा, देवराज, तुम तो सचमुच में बेकार होते जा रहे हो। ये समर एक सच्चे आत्म किंगडम लेवल का फर्स्ट स्टेज का फाइटर है और तुम आत्म किंगडम लेवल के मिड स्टेज के फाइटर होते हुए उसे हरा नहीं सकते। देवराज ने शर्मिंदा होकर कहा, कुलपति, समर भारद्वाज परिवार के थर्ड मास्टर ग्रेट कॉन्करर का बेटा है और उसने कॉन्करर फिंगर तकनीक सीखी है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। पिशाच सेक्ट के कुलपति ने कहा, यह वास्तव में कॉन्करर का बेटा है तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। बहुत अच्छा। कॉन्करर ने अतीत में हमारे पिशाच सेक्ट को परेशान किया था। आज मैं उसके बेटे को मारकर बदला लूंगा। 15 साल पहले कॉन्करर ने पिशाच सेक्ट के साथ फाइट की थी और कई लोगों को मार डाला था, जिससे पिशाच सेक्ट के कुलपति के साथ उसका झगड़ा हो गया था। तभी पिशाच सेक्ट के कुलपति ने अपनी आवाज कम कर दी और अपना पृथ्वी एनर्जी आवरण हटा दिया, जिससे समर सीधे उसके अंदर फंस गया और पृथ्वी एनर्जी आवरण का इस्तेमाल केवल सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के फाइटर द्वारा किया जा सकता था। इसे केवल किसी अन्य सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के फाइटर द्वारा तोड़ा जा सकता था। सच्चे आत्म क्षेत्र में फाइटर इसे नहीं तोड़ सकते। समर पृथ्वी एनर्जी आवरण के अंदर हिल तो नहीं सकता था, लेकिन उसे फिर भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके साथ फायर दानव किंग थी और वह एक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल की राक्षसी थी। समर को फंसा देखकर फायर दानव किंग का कोमल चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने ठंडे स्वर में उससे कहा, बूढ़े, उसे रिहा कर दो। पिशाच सेक्ट के कुलपति का चेहरा उदास हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, छोटी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसे चिल्लाने की? मानो या ना मानो, मैं अभी तुम्हारा सारा खून चूस लूंगा। फायर दानव किंग के प्रभुत्व भरी नजरों का उपहास करते हुए उसने कहा, बेशर्म बूढ़े, तुम्हें अपनी माँ का खून चूसना चाहते हो? पहले माँ को अपने पृथ्वी एनर्जी आवरण से छुटकारा पाने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। फायर दानव किंग ने अपना पतला हाथ पृथ्वी एनर्जी आवरण के सामने बढ़ाए और एक हथेली के आकार का सारा बोल्ट तेजी से निकाला। आवरण से टकरा गया, जिससे वो फट गया और गायब हो गया। फायर दानव किंग की ताकत को देखकर पिशाच सेक्ट के कुलपति का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में घबराहट दिखाई देने लगी। उसने घबराते हुए कहा, सांसारिक आत्म किंगडम लेवल? तुम तो एक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल की फाइटर हो। ये कहा था कि पिशाच सेक्ट के कुलपति ने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक साधना की, प्रैक्टिस की, और वो सांसारिक आत्म किंगडम लेवल की केवल आधा कदम दूरी पर ही था। वहीं अब 30 साल से थोड़ी की उम्र में एक बच्ची प्रकट हुई और वो वास्तव में सांसारिक आत्म किंगडम लेवल की एक फाइटर थी और वो सदमे से लगभग मर गया था। तभी फायर दानव किंग ने उसे एक अभिमानी और हावी नजर से देखते हुए कहा, बूढ़े, अब तुम मर सकते हो। फायर आत्म पाम। और ये समर के अहंकार की तरह ही था, क्योंकि वो किसी को भी अपनी आंखों में नहीं रखती थी। आवाज धीमी पड़ गई और फायर दानव किंग की हथेली से एक भयानक एनर्जी की भारी लपटें पिशाच सेक्ट के कुलपति की तरफ दौड़ी। उसके हमले से जवाब में पिशाच सेक्ट कुलपति चिल्लाया, पिशाच राक्षसी पाम, और सीधे अपने
दाहिने हाथ को लहराया और एक विशाल दुष्ट आत्मा में बदल गया। ज्वाला आभा आत्मा के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। दो विशाल आत्माएं आपस में टकरा गई, लेकिन फायर आत्मा वाला हाथ मिट्रेड से जसा था। उसने पिशाच राक्षसी पाम जैसे कूदा उसको कुचल दिया और पिशाच सेक्ट के कुलपति के शरीर पर जोरदार प्रेशर डाला। पिशाच सेक्ट के कुलपति का शरीर किसी विशाल मेट्रेड से टकरा गया और गुब्बारे के जैसा था। वो तुरंत फट गया था, अनगिनत टुकड़ों में बिखरकर हवा में गायब हो गया। एक हथेली और पिशाच सेक्ट के कुलपति की मौत हो गई। सन्नाटा पूरे पिशाच सेक्ट में सन्नाटा छा गया और सब स्तब्ध हो गए थे। पिशाच सेक्ट के कुलपति एक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल के आधे रास्ते पर थे, इसलिए देखने वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी अजीब औरत ने इतनी आसानी से उसे कैसे मार डाला। यह बहुत ही डरावना था। सब कांप रहे थे और फायर दानव किंग को डरी हुई निगाहों से देखने लगे थे। कियारा की आंखें चमक उठी। उसने फायर दानव किंग की सुंदर पीठ को देखते हुए फुसफुसाकर कहा, जान, ये महिला तो बहुत स्ट्रांग है। कियारा पहले तो समझ नहीं पाई थी कि समर अपने साथ फायर दानव किंग और पर्पल बैट दानव किंग को ब्लडमून पर्वत पर क्यों लाया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति अपने साथ एक औरत, खासकर एक सुंदर औरत को क्यों लेकर आया। लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि औरत बहुत ताकतवर है, उसके पति से भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह महिला कितनी मजबूत थी। वो केवल समर की बॉडीगार्ड थी, जिससे कियारा को सीक्रेटली तुरंत संतुष्टि महसूस हुई। समर ने सिर हिलाते हुए उसकी बात का जवाब देकर कहा, डार्लिंग, वो सांसारिक आत्म किंगडम लेवल की फाइटर है, इसलिए बहुत पावरफुल है, और इसलिए मैं उसे अपने साथ पिशाच सेक्ट लेकर आया था। समर के मन में फायर दानव किंग के प्रति जटिल भावनाएं थी, और वो एक पावरफुल शैतान थी। कभी कभी तो उसे भी कंट्रोल नहीं कर पाता था। पिशाच सेक्ट के कुलपति की मौत हो गई, जिससे पूरा पिशाच सेक्ट भय और निराशा से भर गया था। पिशाच सेक्ट के लिए कुलपति आकाश था, पूरे सेक्ट का एक स्तंभ। जब वो आकाश ही ढह गया तो कुलपति की मौत हो गई। पिशाच सेक्ट निश्चित रूप से आतंक में भर गया था। समर ने पिशाच सेक्ट के सेक्ट मास्टर को देखा, शांत भाव से कहा, देवराज, जो कुछ भी अभी तुम्हारे पास बचा है उसे भी दिखा दो। उसकी बात सुनकर देवराज का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने दांतों को भींच लिया और अपने बगल में कुछ लोगों को बड़बड़ाते हुए कहा, अपना रक्त सार जलाओ और समर को मार डालो। उसकी बात सुनकर तीन एल्डर्स ने सिर हिलाया, क्योंकि वो पहले से ही समर की पावर से परिचित थे। उन्होंने सेक्ट प्रमुख के साथ मिलकर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। देवराज ने फुंकारते हुए कहा, हमारे रक्त सार की कसम खाओ और जला दो। और फिर उसने अपने शरीर के भीतर रक्त सार को जलाना शुरू कर दिया। तीन बुजुर्गों ने भी नाद का पाठ किया और अपने रक्त सार को जलाया, जिससे शोक वेव उत्पन्न हुई। एक ही समय में उनके शरीर से पावर की विशाल धारा निकली। अपने रक्त सार को जलाने से उनकी फाइटिंग पावर में विशेष रूप से एक लेवल तक सुधार हो सकता था। देवराज सत्य आत्म किंगडम लेवल के मिड स्टेज में था, लेकिन अपने रक्त सार जलाने के बाद वो टॉप स्टेज पर पहुंच गया था। पावर के बढ़ते ही देवराज जोर से चिल्लाया, पिशाच राक्षसी पांव। देवराज ने अचानक अपने दाहिने हाथ की हथेली से आगे की तरफ प्रहार किया, जिसे एक विशाल हथेली का निशान बना, जिसमें अजय बल था। समर भी जोर से चिल्लाकर बोला, फिंगर स्प्लिट्स ऑल तकनीक। समर ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को फैला दिया और जो देवराज की तरफ बढ़ते हुए प्रकाश की किरण में बदल गया। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रकाश की किरण से देवराज का शरीर दो भागों में कट गया और उसने दो पिशाचों का ग्रुप बना दिया। वो भी दो भागों में विभाजित हो गया। चारों तरफ खून फैल गया था। देवराज जमीन पर गिर पड़ा। एक उंगली और पिशाच सेक्ट का सेक्ट मास्टर मारा गया। पिशाच सेक्ट के सेक्ट मास्टर ने सोचा था कि अपने रक्त सार को जलाकर सच्चे आत्म किंगडम के टॉप स्टेज पर पहुंचकर समर को हराने के लिए बड़ी काफी पावर को इकट्ठा कर लेगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि सच्चे आत्म किंगडम लेवल में समर की कॉन्करर उंगली बेजोड़ थी। केवल एक उंगली ही उसे दो टुकड़ों में काटने के लिए पर्याप्त थी। पिशाच सेक्ट के सभी लोग बहुत पीले पड़ गए थे, कांपने लगे थे। पिशाच सेक्ट के कुलपति की अभी अभी मौत हुई थी और अब सेक्ट के सेक्ट मास्टर की मौत हो गई। सबके चेहरे पर भय छा गया था। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा युवक सचमुच में एक राक्षस ही है। इसके बाद समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली और चिल्लाकर कहा, ज्वालामुखी तलवार तकनीक। उसने ज्वालामुखी तलवार तकनीक की दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया। कॉन्करर फिंगर का इस्तेमाल अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो केवल 2 बार कर सकता था। ज्वालामुखी एक विशाल आकार निर्मित हुआ और मैग्मा में संग्रहित
विशाल एनर्जी तीनों बुजुर्ग पर टकरा गई। तीनों बुजुर्ग के शरीर विघटित हो गए और उनसे अनगिनत खून की बूंद बनी, जो हवा में गायब हो गई, जिसने पिशाच सेक्ट के 3 एल्डर्स को मार दिया था। अब केवल पिशाच सेक्ट के कुलपति, सेक्ट मास्टर और सभी एल्डर्स मर चुके थे। केवल कुछ स्टूडेंट बाकी थे जिनके पास पावर ही नहीं थी। इसके बाद समर मुस्कुराया और उसने पर्पल बैट दानव किंग से कहा, पर्पल बैट, उन सभी को मार डालो। पर्पल बैट दानव किंग ने सिर हिलाया और कहा, जी यंग मास्टर। अपने शरीर को एक तेज तीर की तरह चलाया और वो पलक झपकते ही पिशाच सेक्ट के स्टूडेंट्स के बीच में जा पहुंचा। कुछ ही क्षणों में पिशाच सेक्ट के प्रत्येक स्टूडेंट्स को पर्पल बैट दानव किंग ने मार डाला। पिशाच सेक्ट का सफाया कर दिया था और एक भी जीवित नहीं बचा। समर ने पिशाच सेक्ट को नष्ट होने पर बिना किसी सहानुभूति को देखा और इस अनकन्वेंशनल सेक्ट के कई लोगों को मार डाला था। उनका सारा खून चूसा और यहाँ तक कि मौत भी इस सेक्ट के सभी अपराधों का प्रायश्चित नहीं कर सकती थी। समर ने एक लाइटर निकाला, आग जलाई और पिशाच सेक्ट के विला में आग लगा दी। पूरा सेक्ट लाल लपटों से गिर गया, सब कुछ जलकर राख हो गया। इसके बाद समर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चले, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। और ये कहकर वो अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। पिशाच सेक्ट का सफाया हो गया था, इसलिए समर, कियारा और अन्य लोग एक प्लेन में सवार होकर इंदौर की तरफ चल पड़े। 4 घंटे बाद वो इंदौर पहुंच गई। उसने सबसे पहले कियारा को घर पर छोड़ा और हॉस्पिटल की तरफ चला गया। वो पायल से मिलने जा रहा था क्योंकि उसने काफी समय से अपने बेटे को भी नहीं देखा था। उसे बड़ी याद आ रही थी। फायर, दानव किंग और पर्पल बैट ने समर का पीछा किया। वे समर के बॉडीगार्ड थे, इसलिए उन्हें उनका पीछा करना ही था। समर ने एक टैक्सी रोकी, तीनों हॉस्पिटल पहुंच गए। तभी ट्रिंग 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 पर्पल बैट दानव किंग का फोन बजने लगा। उसने अपना फोन निकाला और मुस्कुराने लगा। उसको देखते ही फायर दानव किंग ने हंसते हुए उसे चिढ़ाकर कहा, छोटे बैट कौन है जिसे सिर्फ तुम फोन पर देखने से इतना खुश हो गए? उसे छोटे बैट को चिढ़ाना पसंद था। पर्पल बैट दानव किंग ने अपनी आंखें घुमाई और शैतानी औरत को कोई जवाब नहीं दिया। पलटकर जल्दी से आंसर की दबा दी और अटेंड किया। उसने उत्साह से कहा, सुप्रिया, क्या हाल है? फोन करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड सुप्रिया रेड्डी थी, जो सकुरा यूनिवर्सिटी की कैंपस बैले थी और वो अभी विदेश में प्रशांत आइलैंड पर पढ़ाई कर रही थी। फोन में एक अजनबी तीखी परेशान करने वाली आवाज आई। उसने हंसते हुए कहा, हा हे, तुम पर्पल बैट दानव किंग होना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे हाथ में है। अगर उसे बचाना है तो अभी प्रशांत आइलैंड आ जाओ। पर्पल बैट दानव किंग का चेहरा बदल गया। वो चिंता से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप क्यों किया? दूसरी तरफ से वो तीखी आवाज आई, मेरा नाम अकिया तारो है। मुझे तुम्हारे पर्पल बैट टोटम में रुचि है। अगर तुम एक दिन के भीतर स्कूरा यूनिवर्सिटी में नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार डालूंगा। अकिया तारो ने धमकी दे दी थी। अकिया तारो का नाम सुनते ही पर्पल बैट दानव किंग की आंखें समझ से चमक उठी। वो जानता था कि ये व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति प्रशांत आइलैंड के 5 बड़े परिवारों में से एक राक्षसी तलवार वंश का एक मेंबर था, जो बड़ा पावरफुल भी था। दूसरों के अनुसार अकिया तारो जिस ब्लेड तकनीक की प्रैक्टिस करता था वो बैट ब्लेड तकनीक थी। सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को बैट के ब्लड टोटम को भी निकालना होगा, क्योंकि पर्पल बैट दानव किंग का टोटम बैट किंग का वंश था। अकिया तारो को इसलिए उसे वहां पर बुलाना था। पर्पल बैट दानव किंग ने घबराहट में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को मत मारो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं एक दिन में सकुरा यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा। आखिरकार पर्पल बैट दानव किंग की गर्लफ्रेंड एक सुंदर महिला थी और कैंपस बैले थी, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान थी जो स्पष्ट रूप से अकिया तारो का मुकाबला नहीं कर सकती थी। समर ने अकिया तारो और पर्पल बैट दानव के किंग फोन पर बातचीत को सुन लिया। समर ने पर्पल बैट दानव की गर्लफ्रेंड के बारे में सुना था, जो वह पहले प्रशांत द्वीप पर थी। इसलिए समर ने उसकी तरफ देखकर कहा, पर्पल बैट दानव किंग, मैं भी तुम्हारे साथ प्रशांत आइलैंड चलूंगा। पर्पल बैट दानव किंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यंग मास्टर, आपको अभी भी पायल और बच्चे को देखने की जरूरत है। आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। अगर सिर्फ फायर दानव किंग मेरे साथ आए तो कोई बात नहीं। समर ने सिर हिलाया और पर्पल बैट दानव किंग के सुझाव पर सहमत हो गया। फायर दानव किंग एक सांसारिक आत्म किंगडम लेवल की फाइटर थी, समर से भी ज्यादा पावरफुल, और वो निश्चित रूप से पर्पल बैट दानव किंग की गर्लफ्रेंड को बचा सकता था। समर जानता था कि समर समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा, फायर दानव किंग, पर्पल बैट दानव किंग के साथ प्रशांत द्वीप जाओ, सुप्रिया को बचा लो। फायर दानव किंग ने गर्व से कहा,
चिंता मत करो, अगर मैं एक्शन करती हूँ तो मेरा मुकाबला नहीं है, कहना ही पड़ेगा। फायर दानव किंग का व्यवहार 10 दानव किंगों में से सबसे ज्यादा अहंकारी था, लगभग समर के अहंकार के जैसा। उसे अपने किसी भी विरोधी की जरा परवाह नहीं थी। हालांकि वो ये जानती थी कि समर बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर दानव किंग जल्दी से गाड़ी से उतरी और पर्पल बैट के साथ एयरपोर्ट की तरफ चली गई। समर ने हॉस्पिटल जाने से पहले उन्हें जाते हुए शरीर को देखा। वो जानता था कि फायर दानव किंग के होते हुए सुपीरियर को बचाना मुश्किल नहीं होगा। वहीं उधर हॉस्पिटल में वार्ड के अंदर पायल बिस्तर पर बैठी खबर देख रही थी और उसने खबर देख ली थी कि 747 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पायल की आंखों से आंसू बह निकले थे जब उसने सुना कि कोई जीवित नहीं बचा है। पायल ने मौत के बारे में सोचा था, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसे जीने का साहस मिल रहा था। तभी हिमांशु ने चिंतित होकर भौहें सिकोड़ कर कहा, दीदी, अब और मत रो। अगर तुम बीमार हो गई तो नन्ही परी का क्या होगा? असल में हिमांशु भी इन दिनों कई बार रो रही थी। हालांकि वो इस हॉस्पिटल के बाहर टॉयलेट में रोई थी। समर के लिए उसके मन में कुछ भावनाएं थी, लेकिन वो अपनी बहन के सामने उन भावनाओं को जाहिर नहीं कर सकती थी। पायल ने निराशा भरी आवाज में उसकी तरफ देखकर कहा, हिमांशी, तुम्हारे जीजू तो बहुत ताकतवर थे, वो कैसे मर सकते हैं? हिमांशी ने उनको समझाने की कोशिश करके कहा, दीदी, प्लेन फट गया था। जीजू कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उड़ नहीं सकते। उसकी बात सुनकर पायल ने कुछ याद करके पूछा, हिमांशी, मैंने तुमसे प्लेन में विस्फोट के कारण जांच के लिए कहा था, क्या तुम्हें कुछ मिला? पायल को प्लेन एक्सीडेंट पर संदेह था। उसे शक था कि किसी ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था, उसमें विस्फोट करवा दिया। उसे शक था कि सब एक साजिश है, और कहना पड़ेगा पायल का आईक्यू बड़ा ऊंचा था। ये एक नॉर्मल न्यूज प्रसारण से ही प्लेन एक्सीडेंट की घटना का विश्लेषण कर लिया था। दुर्घटना के बारे में सुनकर हिमांशु के चेहरे पर गुस्से की झलक आ गई। उसने कहा, दीदी, कपूर परिवार के नेटवर्क से मुझे पता चला कि यह विस्फोट टाइगर ग्रुप के स्काई गॉड लीग द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। स्काई गॉड लीग का नाम सुनते ही पायल की आंखें सिकुड़ गई। वास्तविक रूप से उसने टाइगर ग्रुप की मेन सुपर पावर के बारे में सुना हुआ था। पायल ने गुस्से में दांत भींच कर कहा, हिमांशी, जाओ और कपूर परिवार से कहो कि स्काई गॉड लीग के साथ सभी साझेदारियां बंद कर दे। स्काई गॉड लीग के लीडर के सिर पर 100 अरब रुपए का इनाम रखने के लिए कहो। कपूर परिवार दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक था। वो उस समय कंपनियों के कार्यों के प्रभारी थी और इसके पास स्काई गॉड लीग के साथ संबंध तोड़ने और उसके लीडर पर इनाम रखने का अधिकार था। हिमांशु ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है दीदी, मैं अभी इसकी अनाउंसमेंट करवा देती हूँ। ये कहने के बाद वो जल्दी से वार्ड से बाहर चली गई। उसने कपूर परिवार के मेंबर से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। तभी वार्ड के पुरुष डॉक्टर के आने से पहले कदमों की आहट सुनाई दी। वो पुरुष डॉक्टर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसका नाम संजीव था और हॉस्पिटल का वाइस डायरेक्टर था। संजीव कुछ समय से उस खूबसूरत लड़के पायल पर नजर रखे हुए था। जब उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसके बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी देखभाल करने नहीं आया, तो उसने उसके पीछे पड़ने का इरादा बना लिया। संजीव ने पायल के पास जाकर पूछा, मिस पायल, आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है? पायल ने हॉस्पिटल के वाइस डायरेक्टर की तरफ देखा और हल्के से कहा, वो प्लेन नंबर 747 पर था, जिसके बारे में समाचारों में बताया गया कि वो अभी विस्फोट हुआ है। उसकी बात सुनकर संजीव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। स्वाभाविक रूप से उसे प्लेन के विस्फोट की खबर पहले भी सुनी थी। यह जानता था कि विमान में सभी सवार लोगों के मारे की जाने की आशंका है। 2 दिन बाद कोई जीवित नहीं मिला, फिर भी उसका सदमा खुशी में बदल गया। संजीव ने सोचा कि उस सुंदरी का बॉयफ्रेंड मर गया। क्या इसका मतलब है कि उसके पास मौका है? और ये सोचते हुए उसने कहा, मिस पायल, मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने बच्चे को पिता की जरूरत है। क्या आपने सोचा है कि आप मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका एक बच्चा भी है। संजय को बच्चों से तो नफरत थी, और हाँ, वो बच्चा उसका अपना बच्चा नहीं था। फिर भी पायल का दिल जीतने के लिए उसने बच्चे को पसंद कर लिया। पायल की आंखों में एक चमकीली नापसंदगी उभर आई। उसने मन ही मन में कहा, ओह, तो ये वाइस डायरेक्टर मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है, कितनी बुरी बात है। इसलिए पायल ने सिर हिलाकर कहा, डायरेक्टर संजीव, मैं अपने जीवन में समर के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। संजीव ने कोशिश जारी रखकर कहा, मिस पायल, मैं हॉस्पिटल का वाइस डायरेक्टर हूँ, मैं प्रभावशाली व्यक्ति हूँ और मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा है। आप मेरे सुझाव पर विचार कर सकती हैं।
पायल ने नाराजगी से कहा। डायरेक्टर संजीव, मैं अपनी बात दोहराती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे आराम की जरूरत है। यह आदमी किसी चिपचिपे गोंद के टुकड़े के जैसे था और वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन संजीव वहां से फिर भी नहीं गया। वो कहता रहा, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी नहीं हो जाती। इधर संजीव कोशिश कर रहा था, वहीं उधर समर अंततः 30 मिनट की यात्रा के बाद हॉस्पिटल में वार्ड में पहुंचा। कमरे की तरफ जाता देखकर उसने संजीव के शब्द सुन लिए। समर ने गुस्से में सोचा, ओह, मेरी गर्लफ्रेंड को चुराने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? समर ने कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला। गुस्से में कमरे में चला गया। उसकी लात के जोरदार धमाका हुआ, जिससे पायल और संजीव दोनों चौंक गए। लेकिन पायल ने जब समर को देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। उसे लगा कि वो सपना देख रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई सपना तो नहीं, पायल ने खुद को चुटकी काटी। केवल चुभने वाला दर्द ही उसे यकीन दिला पाया कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सच था। पायल के चेहरे पर आंसू छलक आए। पिछले कुछ दिनों से वो बड़ी चिंतित हो चुकी थी। पायल ने कभी नहीं सोचा था कि वो उस आदमी को अपनी जिंदगी में दोबारा देख पाएगी। उसने सोचा ही नहीं था कि वो उस समय प्रकट होगा जब निराशा में डूबी होगी। तभी समर ने कोमलता से कहा, पायल, मैं वापस आ गया हूँ। जब पायल ने उस आदमी को देखा तो उसके लिए लंबे समय से तरस रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे थे। उसको रोता देखकर समर ने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, पायल, रो मत, मैं सुरक्षित वापस आ गया हूँ। पायल जल्दी से समर की बाहों में आ गई। उसे कसकर गले लगा लिया। अगर उसने नहीं छोड़ा तो उसे डर था कि कहीं वो फिर से गायब न हो जाए। पायल ने रोते हुए अपनी सगी दबी हुई भावनाएं को बाहर निकालते हुए कहा, ओह, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। समर भी भावुक हो गया था। उसने अपने हाथों से अपने उसके बालों को धीरे से सहलाया। वहीं संजीव ने जब समर और पायल की अंतर गतिविधियों को देखा तो वो क्रोधित हो गया। संजीव ने ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम? मिस पायल को गले लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समर अभी पायल को दिलासा दे रहा था, किसी ने उसकी तरफ उंगली उठाई। वो तुरंत नाराज हो गया और उसने नाराजगी भरे स्वर में पायल से पूछा, पायल, यह आदमी कौन है? पायल ने तिरस्कार पूर्ण कहा, वो हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट संजीव है। वो पिछले कुछ दिनों से मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे सचमुच नफरत करती हूँ। समर ने पायल की आंखों में नाराजगी देखी। संजीव ने जरूर कुछ किया होगा जो पायल इतनी नाराज हो गई, वरना वो उसे इतनी नफरत नहीं करती। वहीं पायल की नाराजगी देखकर समर ने गुस्से में मन ही मन सोचा, बकवास, जब मैं यहाँ नहीं था तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा करने की? समर का चेहरा उदास हो गया था। स्काई गॉड लीग के विमान की बमबारी की थी और फिर पिशाच सेक्ट ने कियारा को मारने की कोशिश की। अब संजीव अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। समर गुस्से में संजीव के पास गया, उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। संजीव का चेहरा तुरंत सूज गया और उसका एक दांत उसके मुंह में गिर गया। संजीव ने गुस्से में कहा, कमीने, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूंगा। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपना सिर उठाया और संजीव को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसने एक पसली भी टूट गई। समर ने संजीव के जांघों पर क्रूरतापूर्ण कदम रखा और उसकी जांघों को जोर से कुचल दिया। संजीव ने दयनीय स्वर में कराहते हुए कहा, ओह, मेरी टांग। बेहोश होने से पहले उसने डरते हुए समर की तरफ देखा और उसने कभी नहीं सोचा था कि समर उसके जांघों को कुचल देगा। इस तरह की चोट से तय हो गया कि वह भविष्य में औरत के साथ नहीं खेल पाएगा। समर ने ठंडे स्वर में कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड का पीछा करने की सजा है। समर ने अपना फोन निकाला और पारुल को फोन किया। उसने उसे हॉस्पिटल आकर संजीव का शव लेकर जाने और उसे काम से मुक्त करने को कहा था। तभी समर के शरीर से बच्ची जाग गई और वो लगातार रोने लगी। उसको रोता देखकर पायल ने समर की तरफ देखकर शिकायत करते हुए कहा, समर, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुमने बच्चे को जगा दिया। उसकी शिकायत सुनकर समर अजीब तरीके से मुस्कुराया और उसने कहा, मुझे खेद है, मैं भूल गया था। हमारी नन्ही परी अभी सो रही थी। मैं अगली बार संजीव जैसे लोगों को बाहर ही सबक सिखाऊंगा। तभी पायल ने बेबी के पालने को पास जाकर धीरे से कहा, बेबी, रो मत, मम्मी तुम्हें दूध पिलाती है। और ये कहते हुए सीमू को पालने के लिए बाहर निकाला। बच्चे को खुश करना आसान था। पेट भर जाने पर उसे रोना बंद कर दिया। पायल का दूध पीने के बाद बच्ची खिलखिलाने लगी। तभी समर ने बच्चे के पास आते हुए कहा,
लिटिल सीमू, आओ पापा की गोद में आओ। नन्ही सिमू खुशी से खिलखिला उठी। समर ये देखकर खुश था कि उसे खुशी लग रही थी कि उसको पहचानती है। समर ने खुश होते हुए आगे कहा, लिटिल सिमू, मुझे तुम्हारे लिए गाना गाने दो, जिसका नाम है मेरा प्यारा बच्चा। नन्ही सिमू ने खुशी से आवाज निकाली। अपने छोटे हाथों से खुश होते हुए समर की उंगली पकड़ ली। समर ने तुरंत उसकी तारीफ करके कहा, मेरी बेटी सबसे अच्छी है। तुम इतनी छोटी हो फिर भी मेरा गाना समझ सकती हो। बड़ी होकर तुम सुपरस्टार बनोगी। तभी पायल ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं उसे गाना नहीं सीखने दूंगी। एंटरटेन इंडस्ट्री में बड़ा स्ट्रगल है। मैं चाहती हूँ कि वो बिजनेस करना सीखे, एक बिजनेस वूमन बने। समर ने सहमति में सिर हिलाया। वो पायल की इस बात से सहमत था कि इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़ी जटिल है। बेशक उनके बच्चे के सीखने में कोई बुराई नहीं। सिंगिंग, पियानो और डांस जैसी कलाएं सीखने में चरित्र विकसित हो सकता है। तभी भूत भूत भूत। समर अभी पायल से बात कर रहा था कि उन्होंने पीछे एक तेज चीख सुनी, जिससे वो डर गई। समर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि हिमांशी थी। उसने दुख होकर कहा, हिमांशी, तुम क्यों चिल्ला रही हो? हिमांशी का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने डरते हुए अपनी उंगली समर की तरफ उड़ाकर कहा, भूत भूत। हाँ, अब क्या मर नहीं गए थे? हिमांशी ने समाचारों में देखा कि उसके जीजू तो मर गए थे, लेकिन अब जो सामने खड़ा है आखिर वो भूत ही होगा। समर ने हिमांशी के सिर पर थपथपाया और कहा, मैं कोई भूत नहीं हूं, देखो मेरी फिजिकल बॉडी है। हिमांशी का सिर थपथपाने से दुखी हो गई, लेकिन उसके दिल में डर गायब हो गया था। उसने समर का स्पर्श महसूस किया, जिसका मतलब था कि कोई भूत नहीं था। इसलिए हिमांशी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हाँ जीजू, आप तो भूल तो नहीं, आप बच कैसे गई? लेकिन अपनी इस सोच को दबाते हुए समर ने मुंह पर शिवांगी की आंखों में सितारे लिए उसकी तारीफ करके कहा, जीजू, आप तो बहुत ताकतवर हैं। विमान स्पोर्ट में भी आप नहीं मरे। आप तो सुपर हीरो हैं। समर अवाक रह गया था। उसने फिर से हिमांशी के सिर पर एक बार मारकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं मरा नहीं। उसने मन ही मन कहा, सुपर हीरो, तुम मुझे स्पाइडरमैन क्यों नहीं कहती? शाम को जाने से पहले समर ने पूरा दिन पायल और बच्चे के साथ बिताया। सच तो यह है कि समर हॉस्पिटल छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो पायल के साथ अधिक समय बिताना चाहता था, लेकिन उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। समर ने शिवांगी से वादा किया था कि उसके पिता को बचाएगा, इसलिए उसके पास जो फायर फल था, उसने ड्रैगन घास का सेवन किया था। ड्रैगन घास की पावर उसके खून में थी। उसने स्वर्ग का फूल भी प्राप्त कर लिया था। इसका मतलब था कि वो जीवन बनाने वाला अमृत अब बना सकता था। शिवांगी ने पहले भी समर को फायर एम्पर सेक्ट के हेड ऑफिस का स्थान बता दिया था, इसलिए समर ने केवल एक टैक्सी बुलानी पड़ी और वो सीधे वहां पहुंच गया। फायर एम्पर सेक्ट का हेड ऑफिस ड्रैगन पर्वत पर स्थित था। ड्रैगन पर्वत इंडिया के 10 महान पर्वतों में से एक था। यह पहाड़ कोई ज्यादा ऊंचा नहीं था, बल्कि ऊंचे 10 पहाड़ों से बना एक घाटी था। समर ने शिवांगी के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और फायर एम्पर सेक्ट उसने ढूंढ लिया। वो सीधा फायर एम्पर सेक्ट के विला में दाखिल होगा, तो लगा कि उसे वहां से 200 गेटों के गार्डों ने रोक लिया। उनमें से एक छोटे बालों वाले आदमी ने समर की तरफ देखकर कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। यह फायर एम्पर सेक्ट का हेड ऑफिस है। यहाँ बाहर के लोगों को आना मना है। समर का उसके साथ टाइम वेस्ट करने का कोई मूड नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और सीधे शिवांगी का नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर में शिवांगी ने फोन उठाया और समर ने उसको बताया कि वो एंट्री गेट पर खड़ा है। शिवांगी तुरंत उसको लेने के लिए एंट्री गेट पर खुद पहुंच गई। शिवांगी को खुद गेट पर किसी को रिसीव करते आता देखकर दोनों गार्ड दंग रह गए थे। उनकी यंग मिस्ट्रेस बहुत ही ज्यादा घमंडी थी और उन्होंने कभी भी आज तक किसी लड़के को सीधे मुंह बात भी नहीं किया था। लेकिन आज वो घमंडी औरत किसी को लेने के लिए गेट पर भी पहुंची है। ये देखकर वो दोनों सदमे से भर गए थे। लेकिन अगले ही पल शिवांगी ने जो किया, उसको देखकर दोनों गार्ड सदमे से भर गए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और समर के हाथ में डालकर उसके साथ अंदर ले गई। उन दोनों गार्डों को समझ ही नहीं आया कि उनके यंग मिस को यह क्या हुआ है। कहीं उनका दिमाग तो नहीं हिल गया। वो सोच रहे थे कि पहले एल्डर पिशाच सेक्ट की हुई घटना के बारे में कुछ सुना और उसमें शिवांगी के सिर में कोई चोट वगैरह लग गई थी। वहीं उन दोनों की हैरानी से दूर समर और शिवांगी अंदर चले गए। दोनों जमृत जीवन अमृत बनाने के लिए आपस में डिस्कस कर रहे थे। तभी समर ने शिवांगी से कहा,
हमें जीवन बनाने वाले अमृत को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। मेरे पास फायर फल और ड्रैगन घास दोनों है, लेकिन मेरे पास अभी स्वर्ग का फूल नहीं। शिवांगी ने तुरंत उसकी बात पर रिएक्ट करके कहा, समर, हमारे खजाने में एक स्वर्ग का फूल है, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर समर ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उसे ले आओ, मैं तुरंत बनाना शुरू कर दूंगा। शिवांगी ने अपने पापा के जान को खतरे को समझते हुए ये काम बहुत जल्दी कर दिया। कुछ ही देर में वो खजाने से स्वर्ग का फूल लेकर वापस आ गई। स्वर्ग का फूल काले रंग का था, जो बड़ा दुर्लभ था। इस फूल की अमेजिंग स्पेशलिटी इसका काला रंग ही था, और इस काले फूल में कुल 7 पंखुड़ियां थी, जो आमतौर पर देखे जाने वाले 5 पंखुड़ियों वाले फूलों से अलग थी। सभी 7 पंखुड़ियां बड़ी चमत्कारी लग रही थी, जिसमें से काली रोशनी निकल रही थी। समर को पता था कि समय कीमती है, इसलिए वो तुरंत स्वर्ग के फूल को अल्केमी भट्टी के कमरे में ले गया। एक सुपर क्लास सेक्ट के रूप में फायर एम्पर सेक्ट में एक विशाल अल्केमी रूम था, जिसमें एक एंशियंट अल्केमी भट्टी भी थी, जिसे फायर एम्पर की भट्टी भी कहा जाता था। फायर एम्पर की भट्टी का इतिहास हजारों के साल पुराना था। यह आत्म किंगडम लेवल की अल्केमी भट्टी थी। ये एक रहस्य था कि अधिकांश लोग पर्याप्त थे, परिणाम स्वरूप अल्केमी की प्रैक्टिस करने में सक्षम नहीं थे। यहाँ तक कि अगर यहाँ कुछ अल्केमिस्ट थे, तो वो कुशल नहीं थी। फायर एम्पर सेक्ट को आत्म लेवल जीवन बढ़ाने के लिए अमृत बनाने और पुरस्कृत करने में ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। समर ने स्वर्ग का फूल और फायर फल को फायर एम्पर की भट्टी में डाल दिया, तथा फिर खून निकालने के लिए चाकू से अपनी तर्जनी उंगली काट ली तथा उसे भट्टी में टपका दिया। एक बार उसने ड्रैगन घास का एक डंठल उठा लिया था और उसे खा लिया था, जिसने उसके खून में एक औषधीय प्रभाव छोड़ दिए थे। समर ने अमृत किम की अल्केमी तकनीक की पुस्तक निकाली। आत्म लेवल के जीवन बढ़ाने वाली अमृत की विधि के अनुसार एक अजीब हाथ की मुहर बनाई, फिर अमृत बनाना और प्रस्कृत करना शुरू कर दिया। भट्टी के नीचे एक कीमती लकड़ी का कोयला रखा हुआ था, जिसे विशेष स्टोन से जलाया गया था और जो प्रज्वलित होकर भीषण गर्मी तापमान बनाए रखती। निश्चित रूप से आत्म लेवल पर जीवनवर्धक अमृत बनाने के लिए सिर्फ कोयल के स्टोन्स के तापमान पर निर्भर रहना काफी नहीं था। उसे और भी ज्यादा तापमान पाने के लिए एक और तरह की लो की जरूरत थी। समर ने सीधे अपने फायर एलिमेंट इंपोर्टेंट सार को इंजेक्ट किया और इस ज्वाला के एक विशाल द्रव्यमान में बदल दिया। इसे भट्टे के नीचे निर्देशित किया गया ताकि अंदर अमृत और औषधीय सामग्री को परिष्कृत किया जा सके। ज्वाला की सहायता से भट्टे के अंदर औषधीय पदार्थ पिघलना संघनित होना शुरू हो गया। अंततः गुंगूठे के आकार का अमृत बन गया। अमृत का हरा रंग था और इसकी सतह पर एक लो टिमटिमा रही थी। जीवन बढ़ाने वाला अमृत बन गया था। अमृत को देखते हुए समर की आंखों में खुशी के भाव आ गए। समर ने भट्टी से अमृत निकाला और अल्केमी से बाहर निकाल लिया। उसको बाहर आता देखकर शिवांगी के अपने मोहक चेहरे पर उत्सुकता के भाव के साथ पूछा, समर, क्या तुम जीवन बनाने वाला अमृत बना लिया? यह निश्चित था कि शिवांगी को घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो जीवन बनाने वाला अमृत प्राप्त करने के लिए कुछ कारक था। उसके पिता जीवित रहेंगे। उसकी बात के जवाब में समर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, पूरा हो गया। समर की बात सुनकर शिवांगी के चिंतित चेहरे पर उत्साह का भाव हो गया। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसने समर का चेहरा पकड़कर सीधे उसे चूम लिया। वहीं समर भी वास्तव में शिवांगी को लंबे समय तक पकड़ना और किस करना चाहता था, लेकिन उसके पिता के बारे में सोचकर उसे विचार छोड़ना पड़ा। उस इंतजार कर रहे थे। समर जीवनवर्धक अमृत लेकर कमरे में आया। हरिराज बेड पर लेटा हुआ था, क्योंकि पिशाच सेक्ट के बाहर लाए जाने के बाद वो बेहोश हो गया था। काले गैस ने उसके चेहरे और शरीर को ढक लिया था, जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज होने का संकेत था। उसकी हालात देखकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जल्दी से जीवन बनाने वाला अमृत निकाला और हरिराज के मुंह में डाल दिया। एक बार अमृत हरिराज के मुंह में आया तो वह गर्म धारा में बदल गया। उसके शरीर को पावरफुल प्रभाव के साथ पोषण दिया। थोड़ी देर बाद काली एनर्जी बाहर निकाल दी। आत्मा लेवल के जीवन को बढ़ाने वाले अमृत के प्रभावकारी के बारे में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि ये इतना पावरफुल था कि काली गैस को शुद्ध करने के केवल एक डोज की आवश्यकता थी। और हरिराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और झड़कते हुए पूछा, क्या मैं मर गया हूँ? वो जानता था कि उसकी चोट कितनी गंभीर है, क्योंकि उसे एक अत्यंत पावरफुल अनकन्वेंशनल शैतान ने घायल किया था। उसकी बात सुनकर शिवांगी ने तुरंत अपने पापा को डांट कर कहा, पापा, बकवास मत कीजिए, आप नहीं मरे हैं। समर ने आपके शरीर में शैतानी एनर्जी को खत्म करने के लिए अमृत बनाया और आप
पर भरोसा किया गया है। उसकी बात सुनकर हरिराज के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में एक अजीब सा आश्चर्य झलक रहा था। वो फायर एम्परर सेक्ट का सेक्ट मास्टर था, इसलिए उसे निश्चित रूप से आत्मा लेवल के जीवन बनाने वाले अमृत का मूल्य पता था, जो केवल एक अमृत किंग बना सकता था। उसने तुरंत मन में कहा, ये समर एक अमृत किंग है। इस संभावना के बारे में सोचते ही हरिराज के चेहरे के भाव बदल गए। अमृत किंग दुर्लभ था, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस उपाधि को प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए अल्केमी की उत्कृष्ट प्रतिभा की आवश्यकता होती। हरिराज ने चौंक कर समर से पूछा, मिस्टर समर, क्या आप एक अमृत किंग हैं? समर ने सहमति में सिर हिलाया, देख कर कि उसने अमृत किंग की अल्केमी तकनीकों को अच्छे से सीख लिया। अब वो लेवल में बढ़ाने वाला अमृत भी बना सकता था, इसलिए वो अमृत किंग बन गया। हरिराज ने समर को प्रशंसा भरी आंखों से देखकर कहा, जैसा कि कहावत है, हर नई जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर होती है। ये सच है कि आजकल के यंग मास्टर का सम्मान मेरी नजरों से देखा जाना चाहिए। हरिराज को समझ ही नहीं आया कि उसकी बेटी ने अभी अभी समर का हाथ क्यों पकड़ा था, लेकिन उसे एहसास होने लगा। समर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति और एक शैतान के रूप में असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति जो महिलाओं के बीच लोकप्रिय होता है। समर ने हरिराज की प्रशंसा में सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जीवन बनाने वाला अमृत को प्रस्तुत करने उनका लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके बाद बहुत समझाने के बाद हरिराज समर को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए फायर एम्परर सेक्ट के खजाने वाले रूम में घसीटने में कामयाब रहे। फायर एम्परर सेक्ट के पिछली पीढ़ियों में मिली प्रचुर विरासत का खजाना था, जिसका कई हजार साल पुराना लंबा और गहरा इतिहास था। उसके अंदर ढेर सारा खजाना था। समर ने चारों तरफ देखा। इस कमरे में तलवारें, ब्लेड, लोहे की छड़, तांबे के हथौड़े और विभिन्न प्रकार के हथियार थे। इन सामान्य हथियारों के अलावा कुछ अन्य खजाने मौजूद थे, जैसे अमृत साधना तकनीक के अंत के जेड स्लीप, एंशिएंट लिंगजी और जिनसेंग। उस समय ज्यादातर जिनसी दसियों और सैकड़ों साल पुराने थे। एक सहस्त्र शताब्दी से ज्यादा पुराने शासित हो चुके थे, लुप्त हो चुके थे। समर ने फायर एम्परर सेक्ट में इन एंशिएंट जड़ी बूटियों को देखने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ये बड़ी दुर्लभ और कीमती थी, लेकिन समर के लिए उनका कोई खास मूल्य नहीं था। वो पहले से ही अब लेवल फर्स्ट पर पहुंच चुका था। हरिराज को भी लगा कि जड़ी बूटियां समर के लिए उपयोगी नहीं, इसलिए वो कोने में गया और एक स्टोन का डब्बा निकाला। ये बड़ा नहीं था, लगभग 10 सेंटीमीटर लेड़ा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा। हरिराज ने डब्बा खोला तो अंदर एक नीला स्टोन था। स्टोन अंडे के जितना था और उसमें से एक गाढ़ी लाइफ एलिमेंट आभा निकल रही थी। हरिराज ने नीला स्टोन निकाला और कहा, ये एक सच्चा आत्म स्टोन है, यह आज से तुम्हारा है। उसकी बात सुनकर समर उलझन में पड़ गया। उसने सिर्फ जीवन पावर स्टोन्स के बारे में सुना था, लेकिन असली आत्म स्टोन के बारे में नहीं सुना था। हरिराज उसके चेहरे की उलझन को देखकर मुस्कुराया। उसने समर को समझाकर कहा, जीवन पावर स्टोन एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर के लिए होते हैं, जबकि सच्चे आत्म स्टोन आत्म साधकों के लिए होते हैं। इस स्टोन में जीवन पावर स्टोन्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा इंपोर्टेंट सार एनर्जी होती है। तभी शिवांगी ने उन दोनों के बीच में बोलकर कहा, समर, तुम इस स्टोन को प्रिस्कृत और अवशोषित कर सकते हो। यह तुम्हारे अपने वर्तमान लेवल से बाहर निकलने में मदद करेगा। उसकी बात सुनकर समर ने खुशी में सिर हिलाया। उसने अपने असली आत्म स्टोन हाथ में ले लिया। वो हरिराज का संरक्षक था, इसलिए उसे किसी और के परेशानी खड़े करने की चिंता नहीं थी। हरिराज फायर एम्परर सेक्ट का सेक्ट मास्टर था, बड़ा ही पावरफुल। जब वो यहाँ था तो लोग नॉर्मल उसके आसपास भी नहीं फटक सकते थे। इस बात को जानते हुए समर अपनी टांग क्रॉस करके बैठ गया और उसने अपने हाथ ऊपर करके उन्हें एक अजीब सा चिन्ह बनाने के लिए छोड़ दिया। तब उसके शरीर से एक पन्ना जैसी रोशनी निकली और जो आत्म स्टोन के चमक उठे उसे ढक लिया। स्टोन से एक तेज एनर्जी का विस्फोट हुआ। यह सुनामी जितनी पावरफुल और बॉन्डर जितना तेज था। अपने डेंटियंस की तरफ समर का डेंटियन पन्ना रंग का था और उसके अंदर एक अंडे का आकार का स्पिरिट न्यूक्लियस था। स्पिरिट न्यूक्लियस तेजी से घूम रहा था और एक काला भंवर बन गया था, जो एनर्जी को अवशोषित कर रहा था। भारी मात्रा में एनर्जी प्राप्त करने के बाद उसके आत्मिक केंद्र में परिवर्तन होने लगा। पहले तो उस पर एक पन्ना जैसा प्रभाव मंडल छाया हुआ था, लेकिन अब एक दूसरा प्रभाव मंडल प्रकट हो गया था। समर के शरीर पर एक पावरफुल एनर्जी विस्फोट हुआ। यह सच्चे आत्म किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज को तोड़कर मिड स्टेज पर पहुंच गया था। समर खड़ा हुआ और उसने बेपरवाही से पंच मारा, जिससे हवा में 18 काली भंवर धाराएं निकल गई। इतने भंवर बनने के बाद उसे 18,000 किलोग्राम फोर्स लगाना पड़ा। तभी शिवांगी ने अपने लाड होठ फुलाए और फुफकारते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन समर, अब तुम मिड स्टेज में हो। इस सफलता के बाद समर भी बड़ा उत्साहित था। असली आत्म स्टोन प्रभावशाली था और उसमें अविश्वसनीय मात्रा में एनर्जी थी।
समर बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा था, खुशी से उछलना ही वाला था। तभी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। जब समर अभी भी इस बात से एक्साइटेड था, तभी फोन अचानक घंटी बजी। जब उसने फोन पर फूल परी का नाम देखा तो समर के मन में फूल परी के लिए एक जटिल भावना थी। पायल को शैतानी शराब से बचाने के लिए उसने अपने लेवल को हाई हेवन किंगडम लेवल तक गिरा लिया था। समर उस एहसान के लिए बड़ा आभारी था। उसे चुकाने के लिए अभी तक मौका नहीं मिला। समर ने जल्दी से आंसर की दबाई, फोन कान पर लगा लिया और बोला, हाँ फूल परी बताओ क्या हुआ। लेकिन फोन पर दूसरी तरफ से फूल परी नहीं थी। अचानक किसी औरत की आवाज आई। उसने कहा, हेलो मैं एनी हूं, फूल परी की नौकरानी। फूल परी खतरे में है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। समर ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए मन ही मन कहा, क्या फूल परी खतरे में है? उसने तुरंत एनी से पूछा, क्या हुआ एनी, मुझे बताओ। एनी ने भय से उसकी बात का जवाब देकर कहा, समर, फूल परी अब 100 फ्लावर सेक्ट के सेक्ट मास्टर द्वारा उसके लेवल के गिरावट के कारण नजरबंद कर दिया गया। मास्टर उसे उसकी उपाधि से वंचित करना चाहते हैं। अगर वो अब संत नहीं रही तो वो मर जाएगी। उसके दासी होने के नाते एनी फूल परी के करीबी थी। बेशक वो चाहती थी कि फूल परी संत की उपाधि बरकरार रखे, इसलिए उसने समर के बारे में सोचा। एनी पहले भी समर से डार्क आइलैंड पर फूल परी के साथ मिल चुकी थी। तभी समर ने उत्सुकता से पूछा, एनी मुझे बताओ कि 100 फ्लावर सेक्ट का हेड ऑफिस कहाँ है? मैं अभी वहां आ रहा हूँ। एनी ने जल्दी से उसको एड्रेस बताया और कहा, 100 फ्लावर सेक्ट उत्तराखंड के बेलेमोंट में है। ये 9वीं चोटी के बीच में है। एनी ने बातें कहते ही फोन काट दिया। 100 फ्लावर सेक्ट में रहते हुए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, वरना कोई ना कोई उसे देख लेता और मदद मांगने के लिए सेक्ट मास्टर के पास ले जाता। फोन के बीप की आवाज सुनकर समर चिंतित हो गया। समर ने तुरंत शिवांगी की तरफ देखकर कहा, मिस शिवांगी, मुझे जाना होगा। शिवांगी ने सिर हिलाया। उसने सुन लिया कि एनी फोन पर क्या कह रही थी। वो फूल परी को भी जानती थी, एक बार उसके साथ मिलकर फाइट भी कर चुकी थी। शिवांगी ने तुरंत एक पीला कवच निकाला और समर को कवच देते हुए बोला, समर, ये फायर एम्पर कवच है। ये एक सांसारिक स्पिरिचुअल रक्षा हथियार है। इसे पहन लो, ये तुम्हारी सेफ्टी करेगा। यह फायर एम्पर कवच बड़ा कीमती था। फायर एम्पर सेक्ट के सबसे मूल्यवान खजानों में से एक, असली आत्म स्टोन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर भी उसने इसे समर के लिए निकाल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि 100 फ्लावर सेक्ट के लोग पावरफुल हैं। समर ने एक्सेप्ट किया और तेजी से जाने से पहले कवच ने उसे धन्यवाद देकर कहा, थैंक यू शिवांगी, अभी के लिए अलविदा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वहां उत्तराखंड दूर था, हालांकि एक लंबा रास्ता था और समर 3 घंटे के भीतर पंतनगर एयरपोर्ट उत्तराखंड पहुंच गया। उत्तराखंड इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत और जिसकी आबादी करोड़ों में। यहाँ अनगिनत लोगों अनगिनत निगमों में काम करते। बेलेमोंट उत्तराखंड का सबसे ऊंचा और भव्य पर्वत, जिसमें 10 से ज्यादा चोटियां, और समर तेजी से दौड़कर बेलेमोंट की 9वीं चोटी पर चढ़ना शुरू कर देता है। उत्तराखंड की सबसे फेमस पर्वत श्रृंखला के रूप में बेलेमोंट ऊंची और शानदार थी, जिसमें सभी प्रकार के उबड़ खाबड़ चट्टाने, एंशियंट पेड़, विभिन्न पौधे और लताएं, यहाँ तक कि असंख्य जानवर और राक्षस भी। चोटियां और घाटियों से गुजरते हुए समर ने छाया में हर जगह हरी रोशनी देखी, जिसमें से खून की प्यासी लाल रोशनी चमक रही थी। इन जानवरों में कुछ फायर टाइगर, ग्रीन टेपर्ड, विंड एज वुल्फ भी शामिल थे। ये विशालकाय जानवर कम से कम 4-5 मीटर लंबे थे। फायर टाइगर में से एक ने समर को आते देखा तो अपना मुंह खोलकर उस पर कूद पड़ा तथा अपने तीखे दांत से उसकी गर्दन पर काटने की कोशिश की। समर ने अपनी रेड फायर तलवार निकाली और टाइगर से बचाव के लिए हवा में लहरा दी। समर ने अपनी कलाई घुमाई और तलवार से टाइगर का सिर कट गया। चारों तरफ खून फैल गया था। यह देखकर कि समर कितना पावरफुल है, अन्य जानवर उससे डरने लगे थे। खरगोशों की तरह इधर उधर भागने लगे। समर ने टाइगर के शरीर की जांच भी नहीं की और पहाड़ की गहराई में चला गया। 100 फ्लावर सेक्ट 9वीं चोटी पर था, लेकिन वो पहले भी पहली चोटी पर था। उसे काफी दूर तक जाना था। समर हवा में ऊपर उठा, बिजली की तरह आगे बढ़ा। रास्ते में जितने भी जानवर मिले उसने अपनी तलवार से आसानी से उनके सिर काट दिए। यह विशालकाय राक्षसी जानवर 10 मीटर से ज्यादा लंबा था और जिसे पूरे शरीर पर कटोरे के आकार के तीखे काले शल्क थे, जो गहरे रंग की चमक से चमक रहे थे। ये काली बोआ सच्चे आत्म किंगडम लेवल का एक राक्षसी जानवर था, जो मानवीय शब्द बोल सकता था। उसने समर से कहा, यह 100 फ्लावर सेक्ट का एरिया है, बाहरी लोग यहाँ नहीं आ सकते। समर ने व्यंग करते हुए कहा, मैं फूल परी को ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। फूल परी का नाम सुनकर काला बोआ हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि युवक ये नाम जानता होगा। फूल परी 100 फ्लावर सेक्ट की संत थी और जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बड़ी मायावी थी। इस गुट के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी। तभी समर ने बोआ पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया।
समर को अनदेखा करते बोआ क्रोधित हो गया। गुस्से में बोआ ने अपनी लंबी पूंछ हवा में लहराई और एक तेज भेदी ध्वनि के साथ उसके समर पे सिर पर मारा। यह प्रहार बड़ा तेज था, जिसमें हजारों किलोग्राम का फोर्स था और ये कभी भी किसी आदमी को धूल में मिला सकता था। लेकिन समर तो साधारण था ही नहीं, वो एक पावरफुल आत्मसाधक था। उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली को बढ़ाया और एक पहाड़ जैसी छाया में बदल दिया। एक विशाल फोर्स के साथ उसका पंच बोआ से टकराया। उसके इस पंच में जोरदार आवाज के साथ बोआ का शरीर फटकर टुकड़ों में बट गया और खून से लथपथ टुकड़े हर जगह गिर पड़े। पूरे मैदान की बारिश बूंदों की तरह छा गई। तभी ऊपर से एक काली गेंद गिरी जो समर ने अपने दाहिने हाथ में पकड़ ली। यह एक काला गोला था जो अंडे के आकार का बड़ा था और उसमें अंदर बहुत लाइफ एनर्जी एलिमेंट से भरा हुआ था। राक्षसी नाभिक राक्षसी जानवरों का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, क्योंकि उनमें एक जानवर का पूरा सार समाहित था। समर ने लाइफ एलिमेंट एनर्जी को अवशोषित कर लिया, सीधे नाभिक के सार से लेकर अपनी एनर्जी में बदल दिया था। समर इस बुआ को मारने के बाद भी नहीं रुका, तेजी से अगली चोटी की तरफ भागा, क्योंकि फूल परी अभी भी उसी का इंतजार कर रही थी। समर तेजी से आगे बढ़ा रहा, क्योंकि अब कोई राक्षसी जानवर उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद समर 9वीं चोटी पर पहुंच गया। ये 100 फ्लावर सेक्ट का हेड ऑफिस था और समर ने चारों तरफ देखा कि 100 फ्लावर सेक्ट का विला पहाड़ के ढलान पर स्थित था और यह सफेद संगमरमर की पट्टी और हरी ईंटों से बना हुआ एक विशाल इमारत था। नीली टाइली, कांच की छत और सिंदूरी रंग का दरवाजा, कुल मिलाकर ये किसी एंशियंट शाही महल के जैसा लग रहा था। गेट पर दो औरतें पहरा दे रही थी। समर ने देखा कि उन दोनों औरतों के कोमल और सुंदर चेहरे थे, बर्फ जैसी सफेद त्वचा। हालांकि वे सुंदर दिख रहे थे, फिर भी उनके चेहरे पर एक ठंडा भाव था, उदासीन और अप्रिय लग रहे थे। समर को देखकर बाईं तरफ की लंबी सुंदरी ने भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, रुक जाओ, यहाँ भारी लोगों का आना मना है। समर ने हल्के से मुस्कुराकर अपने इरादे समझाकर बोला, मैं यहाँ फूल परी की तलाश में आया हूँ। बाईं तरफ वाली सुंदरी जो बैठी थी, उसने समर को कठोर आवाज में कहा, सेक्ट में केवल महिलाएं हैं, बाहरी लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं, खासकर पुरुषों को। प्लीज यहाँ से चले जाइए। उसकी आंखें ठंडी और अभिमानी लग रही थी। अहंकार देखकर समर ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय वो सीधे गेट के अंदर चला गया। समर को अपनी चेतावनी की अवहेलना करते देखकर सुंदरी ने अपने सफेद तलवार निकाली और समर पर वार किया। तभी समर ने 2 उंगलियों से तलवार पकड़ ली, उसके हल्के से दबाव दिया और उसके तलवार के 2 टुकड़े हो गए। आखिरकार वो 100 फ्लावर सेक्ट के थे। समर पर अभी भी फूल परी का एहसान था, क्योंकि उसने उन्हें नहीं मारा। समर ने फोन निकाला और एनी को फोन किया, बताया कि वो सेक्ट विला के सामने है। एनी को यह जानकर आश्चर्य हुआ, सदमा लगा कि समर इतने कम समय में पहुंच गया। एनी को पता था कि एक आपात स्थिति है और बिना देर किए गेट की तरफ दौड़ी। एनी लगभग 18 साल की लड़की थी, फूल परी की नौकरानी और सबसे करीबी दोस्त। एक नाजुक चेहरे, गोरी त्वचा और पतली काया के साथ बड़ी प्यारी लग रही थी। एनी उस समय दंग रह गई जब उसने पलक झपकते ही 2 बेहोश गार्डों को देखा। वो जानती थी कि दोनों राक्षस फाइटर हैं और वो समर ने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया, इसका मतलब समर बड़ा ताकतवर है। तभी समर ने उससे पूछा, एनी फूलपरी कहाँ है? वो उसे बचाने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उसे इस स्थिति का जल्द से जल्द पता लगाना था। एनी ने सिर हिलाते हुए कहा, वो तो कारावास रूम में बंद है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। यह कहते हुए समर को 100 फ्लावर सेट के प्रांगण में ले गई। एनी चुपचाप समर को 100 फ्लावर सेट के अंदर ले गई, लेकिन वो बड़ी जल्दी से एक लड़की से टकरा गई। ये लड़की 20 साल की थी। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी थी, जिससे वो विलो के पेड़ जैसी नाजुक लग रही थी। उसके हाथ में चाय का प्याला था, जो वो सेक्ट मास्टर के लिए ला रही थी। उसने उसकी नजर एनी से जा मिली। बेशक वो एनी को जानती थी, जो फूल परी की सबसे वफादार दासी थी। हालांकि फूल परी ने बंदी बना लिए जाने के बाद एनी ने उसका समर्थन खो दिया था और सेक्ट के अंदर उसकी कोई रेपुटेशन नहीं थी। उस नाजुक लड़के ने अपने बाल पीछे फेंके और अहंकार से एनी से पूछा, एनी, तुम कहाँ जा रही हो? लड़की की बातें सुनकर एनी का चेहरा काला पड़ गया। वो घबरा गई थी। उसे इस समय किसी को जानने वाले से मिलने से बड़ा डर लग रहा था। एनी लड़खड़ा गई, कुछ नहीं बोल पाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। एनी को इतना घबराया हुआ देखकर नाजुक लड़की ने व्यंग किया। एनी बड़ी घमंडी थी, पहले भी उसके साथ घमंडी व्यवहार कर चुकी थी, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा कि एनी उसे इतना डरेगी। अचानक उसने एनी के बगल में खड़े समर को देखा। उसने समर की तरफ देखकर मन ही मन कहा, यहाँ कोई आदमी कैसे आ सकता है? 100 फ्लावर सेक्ट में सिर्फ औरतें थी, कोई पुरुष नहीं। एनी 100 फ्लावर सेक्ट के एक आदमी को लाने की गुस्ताखी कर रही थी। हालांकि उस लड़के ने कठोर भाव से कहा, एनी, 100 फ्लावर सेक्ट में लड़कों की एंट्री वर्जित है। तुमने किसी लड़के को यहाँ लाने की हिम्मत कैसी की? क्या तुम मरना चाहती हो?
एनी उसकी धमकी को सुनकर पूरी तरह डर गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब तो वो बहुत बुरा हो चुका है। अगर कोई आदमी को सेक्ट में लाता तो पाया जाता तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उसकी बातचीत से समर को प्रॉब्लम का अंदाजा हो गया। इससे पहले कि लड़की कुछ कर पाती, उससे पहले ही समर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बिजली की तेजी से सिर पर पिछले हिस्से से थपथाया, जिससे वो बेहोश हो गई। लड़की को बेहोश होता देखकर एनी ने अपनी छाती थपथपाई और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, मैं तो बहुत डर गई थी, शुक्र है तुमने उसे बेहोश कर दिया। अगर हमें किसी ने पकड़ लिया तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। समर को उसकी बात पर थोड़ा मजा आया। उसने एनी की तरफ देखा और कहा, ठीक है, समय बर्बाद मत करो, मुझे फुलपरी के पास लेकर चलो। उसकी बात सुनते ही एनी तेजी से अपने कदमों के साथ कारावास रूम की तरफ बढ़ गई। कारावास रूम नॉर्थ ईस्ट में एक कोने में स्थित था और ये एक बंद कमरा था, जिसकी सुरक्षा दो सुंदर और सुडौल महिलाएं कर रही थी। अब क्या समर एनी के साथ फूलपरी को बचा पाएगा या नहीं, क्या होगा यहाँ आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।